अच्छा, कभी सोचा है कि हिंदी की वर्णमाला को हमें रटना क्यों पड़ता है? आज हम उसे रटेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे एक शानदार वैज्ञानिक कोड को डीकोड करेंगे। ये सिर्फ अक्षरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक कमाल का, बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया सिस्टम है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये अक्षर बस ऐसे ही मतलब रैंडम तरीके से रख दिए गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही गहरा लॉजिक, कोई साइंस छिपा है। इसका जवाब है कि ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। असल में ये एक पूरी की पूरी साइंटिफिक सिस्टम है, जहां हर आवाज के लिए, हर साउंड के लिए एक सिंबल है। देखिए ना, वर्णमाला शब्द का मतलब ही कितना खूबसूरत है। वर्णों की माला मतलब हर अक्षर एक मोती है, जिसे बहुत सोच समझकर उसकी बिल्कुल सही जगह पर पिरोया गया है। तो चलिए इस माला के पहले मोतियों को देखते हैं, और वो हैं स्वर। सच कहूं तो ये पूरी भाषा की जान है, उसकी नींव है। तो ये स्वर आखिर होते क्या हैं? अच्छा, ऐसे समझिए, ये वो बेसिक साउंड्स हैं जिनको बोलने के लिए किसी और अक्षर के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अपने आप में पूरे हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं ना, तो हवा हमारे मुंह से बिना किसी रुकावट के एकदम सीधे बाहर आती है। इसीलिए इन्हें किसी भी सिलेबल की आत्मा यानी सोल कहा जाता है। तो जो स्टैंडर्ड हिंदी है उसमें हमें ये 11 स्वर मिलते हैं, अ से शुरू होकर औ तक। यही है वो इंडिपेंडेंट साउंड्स जिन पर पूरी भाषा की इमारत खड़ी है। अब आता है एक बहुत ही मजेदार पार्ट जो देवनागरी को खास बनाता है। देखिए, हर स्वर के न दो रूप होते हैं। एक तो है उसका पूरा का पूरा अक्षर जो हम देखते हैं, और दूसरा है उसका एक छोटा सा सिंबल, एक चिन्ह, जिसे हम सब जानते हैं मात्रा के नाम से। देखिए, यहां पर यह सिस्टम काम कैसे करता है। हर स्वर की अपनी एक स्पेसिफिक मात्रा है। अब जब यह मात्रा किसी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ती है, तो वो उसकी आवाज और शक्ल दोनों को बदल देती है। जैसे क को लीजिए, उसमें आ की मात्रा लगी तो बन गया का, ई की मात्रा लगी तो बन गया की। है ना कमाल का? यही वो सिस्टम है जो देवनागरी को इतना लॉजिकल और पढ़ने में इतना आसान बना देता है। अच्छा, स्वरों की बात तो हो गई। चलिए अब चलते हैं व्यंजनों की तरफ। और मैं बता रहा हूं, यहीं पर देवनागरी का असली जीनियस छिपा हुआ है। ये बस एक लंबी सी लिस्ट नहीं है, ये एक परफेक्ट ग्रिड है। तो व्यंजन, ये वो ध्वनियां हैं जो सच कहूं तो स्वरों के बिना एकदम अधूरी हैं। अगर स्वर आत्मा थे तो व्यंजन है शरीर। इनको बोलने के लिए ना हवा को मुंह के अंदर कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है, कभी होठों से, कभी दांतों से, तो कभी जीभ से। और यहीं पर देवनागरी का असली जादू खुलता है। जो पहले 25 व्यंजन हैं ना, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वो कोई रैंडम लिस्ट है ही नहीं। उन्हें एक 5x5 की ग्रिड में ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का बेस क्या है पता है? उच्चारण स्थान। मतलब हमारे मुंह के अंदर वो कौन सी जगह है जहां से वो आवाज पैदा हो रही है। चलिए इस ग्रिड को जरा गौर से समझते हैं। इसका लॉजिक, वाओ! सबसे पहली लाइन क वर्ग। इसकी सारी आवाजें गले के एकदम पीछे से, कंठ से आती हैं। बोलकर देखिए, क ख। महसूस हुआ? अब अगली लाइन च वर्ग। इसके लिए हमारी जीभ ऊपर तालू को छूती है, च छ। फिर आता है ट वर्ग, जीभ और थोड़ा ऊपर जाती है। फिर त वर्ग, जीभ दांतों को टच करती है। और सबसे आखिर में प वर्ग, जिसमें दोनों होंठ आपस में मिलते हैं, प फ ब भ। देखा, ये गले के पीछे से शुरू होकर होठों तक की एक पूरी साइंटिफिक जर्नी है। कमाल है। तो उस 5x5 ग्रिड के बाद भी कुछ व्यंजन बचते हैं। इन्हें हम स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी ही अलग ही पहचान है। यहाँ दो खास ग्रुप हैं। पहले हैं अंतस्थ, य र ल व। इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन। ये कहीं बीच में हैं, सेमी वावल्स की तरह। और दूसरा ग्रुप है ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों का, श श स ह। इनको बोलकर देखिए, एक फ्रिक्शन महसूस होगा। मुंह से हवा एक रगड़ के साथ निकलती है, जिससे एक हल्की सी गर्मी पैदा होती है, इसीलिए ऊष्म। चलिए अब आते हैं दो ऐसे मिस्टीरियस कैरेक्टर्स पर जो ना तो वावल की कैटेगरी में फिट होते हैं, ना ही कॉन्सोनेंट की। हाँ, मैं अंक यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग की बात कर रहा हूं। हम सबने इन्हें देखा है, पर यह सवाल हमेशा रहता है कि भाई ये हैं क्या आखिर? ग्रामेरियंस ने इन्हें एक बहुत ही खास नाम दिया है, अयोगवाह। इसका सीधा सा मतलब है
ऐसे वर्ण जो न तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन। ये स्वरों के सहारे चलते तो हैं, पर इनका नेचर व्यंजनों जैसा है। तो ये दो अयोगवाह हैं। पहला अनुस्वार, मतलब वो जो बिंदु होता है ना, जो एक नेजल साउंड पैदा करता है, जैसे कंधा शब्द में। और दूसरा है विसर्ग, यानी ये दो बिंदु हा। ये क्या करता है? ये शब्द के आखिर में एक हल्की सी ह की आवाज जोड़ देता है, जैसे दुख में। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, मतलब जो स्टैंडर्ड हिंदी वर्णमाला है जिसे भारत सरकार भी मान्यता देती है, उसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं, तो कुल मिलाकर हुए 44 वर्ण। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हम सबने कहीं ना कहीं ये भी सुना है कि वर्णमाला में तो 52 अक्षर होते हैं। तो भाई सही नंबर क्या है, 44 या 52? और मजे की बात यह है कि दोनों ही नंबर अपनी अपनी जगह सही हैं। कंफ्यूज हो गए? देखिए, 44 का जो नंबर है वो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से है, जो सिर्फ कोर साउंड्स को गिनता है। और जो 52 का पारंपरिक नंबर है, उसमें उन 44 के अलावा 2 अयोगवाह और 4 संयुक्त व्यंजन जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, इन सब को भी जोड़ लिया जाता है। ये संयुक्त व्यंजन असल में 2 व्यंजनों के मेल से ही तो बनते हैं। तो आखिर में ये बात तो एकदम साफ है कि देवनागरी सिर्फ कुछ अक्षरों का ढेर नहीं है। ये फोनेटिक्स का, मतलब ध्वनि विज्ञान का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। अब इसमें 44 अक्षर हैं या 52, ये बस पर्सपेक्टिव की बात है, देखने के नजरिए की। एक तरफ है मॉडर्न लिंग्विस्ट का नजरिया और दूसरी तरफ है ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट का। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही नजरिए हमें इसकी इनक्रेडिबल डेप्थ और इसकी खूबसूरती को समझने में मदद करते हैं।